नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी दुनिया जो हर पल बदल रही है, उसमें भारत अपनी जगह, अपनी भूमिका कैसे बना रहा है। हमारे पास जो लेख और नोट्स हैं, वे इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमते हैं। मतलब वो ये विश्लेषण करते हैं कि कैसे वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है। और भारत इस नई बिसात पर अपनी चालें कैसे चल रहा है। बिल्कुल। और देखिए, आज का हमारा मकसद सिर्फ इन चालों को समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इस पूरी उथल-पुथल में भारत के लिए क्या मौके बन रहे हैं, कौन सी पुरानी आदतें हैं जो उसे पीछे खींच रही हैं। और सबसे जरूरी बात, जो विदेश मंत्रालय में बड़े-बड़े फैसले लिए जाते हैं, हाँ, उनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारी सुरक्षा पर कैसे पड़ता है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो सबसे पहले उस बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं जिसकी बात इन सभी स्रोतों में की गई है। हाँ, एक शब्द है जो बार-बार आता है। बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर दुनिया। पहले एक यूनिपोलर दुनिया थी जहां अमेरिका अकेली महाशक्ति थी। अब कहा जा रहा है कि शक्ति के कई केंद्र उभर रहे हैं। तो ये बदलाव हो क्यों रहा है। देखिए, इन दस्तावेजों में इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो ये है कि अमेरिका का दुनिया से जुड़ने का नजरिया वो बदल रहा है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा प्रतीक अफगानिस्तान से उसकी वापसी को माना गया है। स्रोत इससे सिर्फ एक हमेशा के युद्ध का अंत नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हैं? वो इसे एक संकेत के तौर पर देखते हैं कि अमेरिका अब दुनिया का पुलिसमैन बने रहने को तैयार नहीं है। वो अपने हितों को एक नए तरीके से देख रहा है। और जाहिर है दूसरा कारण चीन का उदय है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो इन लेखों में कही गई है। क्या? कि ये कोई सीधी सादी दौड़ नहीं है जहाँ एक के आगे निकलने का मतलब दूसरे का हारना हो। सही बात है। इसे जीरो सम गेम नहीं माना जा रहा। यही इस दौर को अलग बनाता है। बिल्कुल, ये टकराव से ज्यादा एक खाली जगह, एक वैक्यूम बना रहा है। और अब दुनिया की नजरें भारत पर है। हाँ। कि क्या भारत उस खाली जगह को भर सकता है? हाँ। क्या वो क्षमता और इच्छा शक्ति रखता है? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि अब उसे किसी एक खेमे को चुनने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। अब वो अपनी शर्तों पर सबसे रिश्ते बना सकता है। लेकिन ये सब एक बहुत ही अस्थिर माहौल में हो रहा है। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को एक कर दिया है। रूस की भूमिका बदल गई है। और दूसरी तरफ जो विकासशील देश है, हाँ। जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, हाँ। वो कर्ज और महंगाई जैसी गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये तो तूफान के बीच नाव चलाने जैसा है। आपने सही कहा। और इन नोट्स का निचोड़ यही है कि दुनिया का भविष्य पहले से ज्यादा अनिश्चित हो गया है। अच्छा। और इसी माहौल में भारत के लिए एक दोहरी जिम्मेदारी की बात की गई है। दोहरी जिम्मेदारी? हाँ, एक तरफ उसे अपनी इतनी बड़ी आबादी को इन वैश्विक झटकों से बचाना है, चाहे वो ऊर्जा संकट हो या सप्लाई चेन की समस्या। और दूसरी जिम्मेदारी? दूसरी जिम्मेदारी है ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। उन देशों की जिनकी बात कोई नहीं सुनता। बिल्कुल, उन देशों की आवाज बनना जिनकी बात अक्सर बड़ी ताकतें अनसुनी कर देती हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि भारत का जो घरेलू ध्यान समावेशी विकास यानी सबका साथ सबका विकास पर है, वही अब स्वाभाविक रूप से उसकी विदेश नीति का भी हिस्सा बन रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी निभाना इतना आसान तो नहीं होगा। नहीं। खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था खुद ही पुरानी हो और कुछ हद तक भारत जैसी उभरती शक्तियों के खिलाफ हो। हाँ, और ये एक बहुत गहरा मुद्दा है। इन लेखों में तर्क दिया गया है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नियम, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, हाँ, या वैश्विक वित्तीय संस्थाएं, ये सब 1945 में बनाए गए थे। उस समय दुनिया की हकीकत कुछ और थी। और ये नियम उस दौर के विजेताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, पश्चिमी देशों के। और अब जब दुनिया बदल गई है तो वो पुराने नियमों को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक यही बात है। फ्रोत इसे एक दिलचस्प मुहावरे से समझाते हैं, उस पल को स्थिर कर देना। मतलब समय को फ्रीज कर देना? हाँ, स्थापित शक्तियां उस समय को हमेशा के लिए फ्रीज कर देना चाहती हैं जब वे सबसे शक्तिशाली थीं। वे चुनिंदा घटनाओं का इस्तेमाल करके अपने बनाए नियमों को सामान्य या हमेशा से ऐसा ही था जैसा दिखाने की कोशिश करती हैं। इसीलिए भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग कर रहा है, ताकि आज की लोकतांत्रिक हकीकत वहां दिखाई दे, न कि 80 साल पुरानी दुनिया की तस्वीर। लेकिन चुनौती सिर्फ बाहरी नहीं है। मुझे एक बात बहुत चौंकाने वाली लगी जो इन नोट्स में कही गई है। क्या? कि भारत को सिर्फ दुनिया ही पीछे नहीं खींच रही, बल्कि वो खुद को भी पीछे खींचता है। हाँ, और इसे स्रोतों में भारत का अपना ऐतिहासिक बोझ कहा गया है। एक मिनट, ऐतिहासिक बोझ, ये सुनने में बहुत भारी लगता है।
क्या स्रोत इसे सिर्फ पुरानी लड़ाइयों की यादों तक सीमित रखते हैं या इसका असर हमारी आज की आर्थिक नीतियों पर भी दिखता है? दोनों पर। पहला तो मनोवैज्ञानिक है। 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ, उसकी यादें आज भी हमारे सोच में एक गहरा संदेह पैदा करती हैं। इसी तरह पाकिस्तान के साथ हुए संघर्षों ने पश्चिम के साथ पूरी तरह से जुड़ने में एक झिझक पैदा की। तो ये अनुभव एक राष्ट्र की याददाश्त का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। और ये बोझ हमें जोखिम लेने से रोकता है? कुछ मामलों में हाँ, और ये सिर्फ सैन्य मामलों तक सीमित नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर भी। वहाँ क्या? वहाँ स्रोत एक तरह की आत्मसंतुष्टि का जिक्र करते हैं। 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, उनकी शुरुआती सफलता बहुत बड़ी थी। हाँ, वो तो थी। लेकिन हम उसी पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गए। नतीजा ये हुआ कि विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीक जैसे क्षेत्रों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। जी। तो ये जो मेक इन इंडिया जैसी पहलें हैं, वो एक तरह से उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की कोशिश है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि भारत को अपने इतिहास का एक साहसी ऑडिट करने की जरूरत है। साहसी ऑडिट? इसका मतलब इतिहास को भूलना नहीं है, बल्कि उसे बिना किसी महिमा मंडन के देखना और उससे सही सबक सीखना है, ताकि देश अपने अनुभवों का कैदी बनकर न रह जाए। तो इन सब चुनौतियों और इस ऐतिहासिक बोझ को समझते हुए भारत को आगे क्या करना चाहिए? क्या इन लेखों में कोई दिशा दिखाई गई है? बिल्कुल। इन सभी स्रोतों से जो एक मजबूत संदेश उभर कर आता है, वो ये है कि भारत को अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले मतलब रिएक्टर की भूमिका से निकलना होगा और दुनिया की राजनीति को आकार देने वाले यानी शेपर की भूमिका निभानी होगी। हाँ, अब इंतजार करने का समय नहीं है, अब एजेंडा सेट करने का समय है। और भारत ये सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन से भी कर रहा है। स्रोत कुछ ठोस उदाहरण देते हैं। जैसे इंडो पैसिफिक की अवधारणा को बढ़ावा देना। ये पहले सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र था, अब भारत ने इसे एक रणनीतिक विचार बना दिया है। इसके साथ ही भारत अब नए तरह के समूहों का नेतृत्व कर रहा है। क्वाड का उदाहरण दिया गया है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, हिंद प्रशांत क्षेत्र में 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन जो साझा हितों पर काम करता है। और I2U2 भी है। हाँ, पश्चिम एशिया के लिए भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई, और यह प्रौद्योगिकी और व्यापार पर केंद्रित है। ये दिखाता है कि भारत अब हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन सब वैश्विक पहलों के केंद्र में तो राष्ट्रीय सुरक्षा ही होगी। हमेशा। चीन के साथ सीमा पर जो तनाव है, उसे लेकर स्रोत क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए एक, आप कह सकती हैं, त्रिस्तरीय रणनीति का जिक्र है। अच्छा, वो क्या है? पहले काफी लापरवाही हुई थी। दूसरा, सैन्य तैनाती को मजबूत और स्थायी बनाए रखना। और तीसरा, कूटनीतिक स्तर पर ऐसे गठबंधन बनाना जिससे चीन पर दबाव बना रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में इन नोट्स में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का भी जिक्र है। हाँ, और उसे एक बहुत पुराने और उलझे हुए मुद्दे को सुलझाने वाले कदम के तौर पर देखा गया है। मतलब एक जरूरी कदम। स्रोतों का तर्क है कि ये एक ऐसा कदम था जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और इसने जम्मू कश्मीर को सही मायनों में भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात कही गई है। अब सुरक्षा का मतलब सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं है, खतरे का रूप बदल गया है। ये आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत है। अब खतरे जीवन के नियमित पहलुओं से आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पहले खतरा होता था कि दुश्मन की सेना सीमा पार कर जाएगी। आज खतरा ये है कि कोई दूसरे देश में बैठकर आपके फोन से आपका डेटा चुरा ले, आपके बैंक अकाउंट खाली कर दे, या सोशल मीडिया के जरिए समाज में नफरत फैला दे। डिजिटल कनेक्टिविटी, वित्तीय प्रणाली, सप्लाई चेन, ये सब अब सुरक्षा के नए मैदान हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को भी विकसित होना होगा। ये अब सिर्फ रक्षा मंत्रालय का काम नहीं रहा। नहीं, ये अब हर मंत्रालय, हर नागरिक से जुड़ा विषय बन गया है। ठीक है, ये सब बहुत अहम है, लेकिन अक्सर जब हम विदेश नीति, क्वाड या G20 की बातें सुनते हैं, तो ये सब बहुत दूर की कौड़ी लगती है। एक आम इंसान सोचता है कि इन सब से मेरी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। और स्रोत इसी धारणा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन लेखों का एक मुख्य तर्क ये है कि विदेश नीति कोई अकादमिक बहस नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपके व्यक्तिगत सुरक्षा, आपके कल्याण और आपके अवसरों पर पड़ता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो हजारों भारतीय छात्र वहां फंस गए थे। हाँ।
उन्हें सुरक्षित वापस लाना एक सफल विदेश नीति का ही नतीजा था। अच्छा। जब भारत किसी देश के साथ एक अच्छा व्यापार समझौता करता है तो उससे हमारे देश में निवेश आता है, नौकरियां बनती हैं। और हमें बेहतर और सस्ते उत्पाद मिलते हैं। बिल्कुल। जब दुनिया भर की कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाती हैं तो ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें यहाँ की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक नीतियों पर भरोसा होता है। और ये भरोसा विदेश नीति ही बनाती है। सही बात है। वाह, तो ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, ये हर नागरिक को प्रभावित करती है। और स्रोत खासकर युवा पीढ़ी को ये महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि दुनिया का भारत के प्रति नजरिया कितना बदल गया है। कैसे? वे कहते हैं कि राजनीतिक स्थिरता, बढ़ता हुआ आर्थिक वजन, हमारी तकनीकी क्षमता और दुनिया भर में फैला हमारा सफल प्रवासी समुदाय मतलब डायस्पोरा, हाँ, इन सब ने मिलकर भारत को एक उच्च कक्षा या हायर ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। उच्च कक्षा में प्रवेश करना, इसका असल में मतलब क्या है? क्या इससे हमें वैश्विक मंच पर कोई खास ताकत मिलती है? इसका मतलब है कि दुनिया अब ये मान रही है कि भारत अपने काम को सही ढंग से कर रहा है। अच्छा। और बड़ी वैश्विक समस्याओं का समाधान भारत के बिना नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी मान्यता है। चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या महामारी से लड़ना हो या आतंकवाद का मुकाबला करना हो, अब भारत की राय मायने रखती है। उसे अब सिर्फ एक विकासशील देश के रूप में नहीं बल्कि समाधान देने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण G20 की अध्यक्षता को बताया गया है। हाँ, स्रोत G20 अध्यक्षता को भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल बताते हैं। ये सिर्फ एक बड़ा आयोजन करने जैसा नहीं था। ये उससे कहीं ज्यादा था। ये दुनिया के सामने अपनी शर्तों को फिर से परिभाषित करने का मौका था। भारत ने एजेंडा तय किया। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुश्किल मुद्दे पर भी सभी देशों के बीच आम सहमति बनाई और अफ्रीकी संघ को भी शामिल करवाया। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसने ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत किया। ये वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक था। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये स्रोत एक ऐसे आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो एक उथल-पुथल भरी दुनिया में न सिर्फ अपना रास्ता बना रहा है बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखा रहा है। सही कहा। एक ऐसा भारत जो अपनी ऐतिहासिक झिझक पर काबू पा रहा है और प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रूप से अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। बिल्कुल, और इन लेखों का अंतिम विचार बहुत शक्तिशाली है। वो क्या है? ये कहता है कि भले ही दुनिया एक अशांत और मुश्किल दौर में प्रवेश कर रही हो, आज भारत पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ एक दावा नहीं है। नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे बाकी दुनिया भी अब पहचान रही है और मान रही है। और ये भी कहा गया है कि इन चुनौतियों का सामना करने का जो आत्मविश्वास आज भारत में है, वही नए भारत की एक परिभाषित विशेषता है। हाँ, और यही आत्मविश्वास भविष्य की राह तय करेगा। तो आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। इन स्रोतों में बार बार अतीत के अनुभवों का साहसी ऑडिट करने की जरूरत पर जोर दिया गया है ताकि कोई भी देश अपने अतीत का कैदी बनकर न रह जाए। इस पर विचार करने के लिए एक सवाल यह है कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के लिए अपने इतिहास से सही सबक सीखने और पुरानी धारणाओं और झिझक से मुक्त होने का वास्तव में क्या मतलब है? हम अपने अतीत की गलतियों से कैसे सीखते हैं बिना उसके बोझ तले दबे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर खोजना होगा।